जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मैथ पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर देंगे। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। अर्थात यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। बताएंगे आप लोग प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पाठ्य पुस्तक होती हैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होगी। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ना चाहिए। संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए या फिर संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना या फिर समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। तो ध्यान रखना, गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, क्योंकि हम सभी जानते हैं गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 4 में एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। खींची गई लाइन की लंबाइयों का योगफल है किताब का क्षेत्रफल, फर्श का परिमाप, फर्श का क्षेत्रफल या फिर किताब का परिमाप। देखिए बच्चे ने किताब के चारों तरफ इस तरह से लाइन खींची ना, तो चारों जो लाइनें खींची हैं इनका योग क्या होगा। तो भैया चारों भुजाओं का योगफल होगा परिमाप। किसका परिमाप, किताब का परिमाप। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है। बताएंगे आप लोग अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है। बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी सूचनाएं रखना, बच्चों से विषम वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता या फिर बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन की योग्य बनाना। तो देखिए अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, जिससे क्या है बच्चे हैं जो बच्चों में ज्ञान की खोज की शुरुआत हो सके। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यहाँ पर है एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित के द्वारा बढ़ा सकता है। एक अध्यापक चाहता है कि जो बच्चे हैं उनमें गणना करने की शक्ति बढ़ जाए, तो इसके लिए बताना है क्या करना चाहिए। संकल्पना को स्पष्ट करते हुए काफी अभ्यास करवाना, शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षक क्या कर सकता है, शिक्षण के दौरान
क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बच्चों में गणना करने की शक्ति का विकास कर सकता है या फिर बढ़ा सकता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। निम्नलिखित समुदायों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, या फिर विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, या फिर प्रतिरूप देना। कंठस्थ करना, फिर उसके बाद अनुमान लगाकर परीक्षण करना, फिर उसके बाद चित्रांकन करना, फिर प्रश्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना या फिर कंठस्थ करना। तो देखिए गणित में प्रश्न हल करने का कौशल क्या है? विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक खालिस्तान से शुरुआत कर सकता है। यदि शिक्षक को बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना है तो बताना है शिक्षक कैसे शुरुआत कर सकता है। भिन्न आकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, या फिर इकाई वर्ग गणित की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि इस तरह की विभिन्न वस्तुएं हैं जो इनकी आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना करके यहाँ से शुरुआत वो कर सकता है कि भैया इसका तो क्षेत्रफल देखिए इतना है, इसका क्षेत्रफल इससे ज़्यादा है। इस तरह से वो शुरुआत कर सकता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए, केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, या फिर अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और स्टूडेंट इसमें बहुत अधिक गलती करते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कि माप के संदर्भ में पढ़ाने के लिए जो सही कथन है वो होगा कि प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। समझ गए आप लोग? यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इससे हमें एक बेनिफिट होता है कि हमें मापन में जो त्रुटियां होती हैं उनका पता चलता है। ठीक है, और प्रामाणिक माप का महत्व भी बढ़ जाता है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करती हैं। बताना है गणितीय खेल और पहेलियां किस किस में मदद करती हैं। ऑप्शन है गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिजन के विचारों के संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, या पर समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या था, खेल और पहेलियाँ। तो मेरे भाई खेल और पहेलियाँ इन सभी में मदद करती हैं। ठीक है, इसमें भी करती हैं, इसमें भी मतलब यहाँ पर ए, बी, सी और डी ये चारों ऑप्शन सही होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ए, बी, सी और डी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 11। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर वो लिख सकती है 2 धन 2, 4 बराबर लिख सकती है 1 धन 3। मतलब क्या है, वह एक संख्या को कई तरीकों से व्यक्त कर सकती है। तो बताना है वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था में है, विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंड अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था या फिर परिमाणात्मक अवस्था। तो ध्यान रखना साथियों, जब शिक्षार्थी किसी संख्या को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करता है तो इससे हमें ज्ञात होता है कि शिक्षार्थी संख्या की संक्रियात्मक अवस्था में है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बच्चों का मूल्यांकन कक्षा में किया जाता है इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा।
तो बताना है क्या उद्देश्य है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, बच्चों के तुलनात्मक प्रवणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त करना, या फिर बच्चों को विषय ज्ञान में समझ बढ़े, या बच्चे कक्षा में नियमित रहें। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है इससे शिक्षक को बच्चों के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि बच्चे में क्या क्या गुण हैं, और बच्चे के अंदर जो विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, उनका भी पता चलता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। समझ गए? चलिए प्रश्न क्रमांक 13, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है प्रक्रियात्मक ज्ञान की, अवधारणात्मक ज्ञान की, प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए साथियों प्रक्रियात्मक और अवधारणात्मक इन दोनों तरह के ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं, जरा आंसर इसका सोच समझ कर दीजिएगा। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्राविधियों से, उद्देश्यों से, या फिर सीखने की क्रियाओं से। तो देखिए साथियों मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है या मूल्यांकन का मुख्य संबंध है वो होता है उद्देश्यों से। ठीक है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्यों से होता है, क्योंकि मूल्यांकन से हमें इस बात का पता चलता है कि जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते थे या पूरा करना चाहते थे वह कहाँ तक अभी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई। तो हम कह सकते हैं मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्यों से होता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। यदि शिक्षक को या अध्यापक को अपने छात्रों को भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराना है तो वह कैसे शुरुआत कर सकता है? तो सबसे अच्छा है शुरुआत करने के लिए कि वह उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो प्यारे साथियों इस क्लास में केवल हमने 15 प्रश्न इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया 15 में से वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आए वो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर करें, और दोस्तों और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।